हेलो एवरीवन, वेलकम बालाजी क्लासेस बाई वाजपेयी सर। हाँ दोस्तों, हमने हिस्ट्री की पहली क्लास केयर कर ली थी। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, ठीक है, बेसिक थी। लेकिन आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली। यहाँ से हमको वो टॉपिक निकलने वाले हैं हिस्ट्री के पहले चैप्टर से, जो हमारे एग्जाम के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले और हमें अच्छी समझ और सीख देने वाले हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप किसी 6, 7, 8 किसी में क्लास के बच्चे हैं, कोई भी क्लास हैं, अगर आप स्टडी से रिलेटेड पढ़ते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसकी आपको फाउंडेशन मजबूत होगी और आपको थोड़ी सी जानकारी मिलेगी। इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं, ऐसा कोई नहीं कि इतिहास पढ़ने से हमको कुछ फ़ायदा हो। इतिहास हम लोग इसलिए पढ़ते हैं जो है क्योंकि हमारी सोचने और समझने की शक्ति क्या हो, मजबूत हो, हमारी स्किल मजबूत हो, इसलिए हमें इतिहास को पढ़ना चाहिए, उसके स्टडी करने। बाकी इतिहास से कोई प्रॉफिट हमें होने वाला है, इतिहास से हम मैथ पढ़ते इसलिए कि हमें कैलकुलेशन करना आएगा, अच्छी चीज़ें सीखना, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। इतिहास में सोचने समझने और तर्क करने की शक्ति हमें इतिहास पढ़ने से ही मिलती है दोस्तों, इसलिए इतिहास हमें जरूर पढ़ना चाहिए। तो डिस्कस करते एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम करते हैं हमारे बालाजी क्लासेस। किसमें? बालाजी क्लासेस में, ठीक है। आप लोग अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। और फिर हमारे जो है दूसरी जो प्लेलिस्ट है उनको ज़रूर देखिए, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की क्लास, ठीक है दोस्तों। चलिए डिस्कस करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले लिखा देश के नाम। क्या लिखा हुआ है? देश के नाम के विषय में यहाँ पर हम लोग जानेंगे। तो देश का नाम क्या है ये सबको पता है अपना, लेकिन ऐसा क्यों पढ़ा, कैसे पढ़ा, ये पूरी कहानी सुनने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है देश के नाम। क्या लिखा है? देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया। कौन सा? अपने देश के लिए हम प्रायः किस नाम का उपयोग करते हैं? इंडिया। कौन सा नाम हमें मिला? हम अपने देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे, और एक दूसरा नाम मिला भारत। तो हमारे देश को दो कौन कौन नाम से कहा जाता है? एक इंडिया के नाम से और दूसरा भारत के नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द कहाँ से निकला है? इंडिया शब्द कहाँ से निकला है? इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द कहाँ से निकला है? इंडिया शब्द का कह सकते हैं कि जन्म इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडस का मतलब क्या होता है? संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। दोस्तों एटलस जो बात की जा रही है इसमें एटलस, ये जो एटलस लिखा है, एटलस क्या है? एटलस की मैप की एक बुक आती है, वो बुक ले लीजिए आप। उसमें सभी देशों के और जो है भारत के जो प्राकृतिक, राजनीतिक सभी प्रकार के नक्शे, मैप जो है दिए गए हुए हैं, ठीक है। तो उसमें आप यूनान कहाँ, ईरान और यूनान का पता लगा। अगर आपके पास एटलस है और नहीं है तो एक 300-350 की हो सकती आती है, और आप जो है एटलस की मैप बुक मान लीजिए, किसी भी आपको जो है स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो वहाँ क्या करते हैं, तो भारत के दो नाम, यहाँ कितने नाम बताए गए? भारत को इंडिया और भारत दो नाम से पुकारा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। क्यों भारत के जैसे नामों को? क्योंकि इंडिया शब्द इंडस से निकला है, और इंडस जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। आगे बात करें तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों ने, किसने? ईरानियों ने, या फिर कहें तो ईरानी और कौन? ईरानी और यूनानियों ने सिंध को, किसको? सिंध को हिंदोस अथवा इंदोस कहा। क्या कहा? हिंदोस अथवा इंदोस कहा तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश, कहाँ? भूमि प्रदेश को इंडिया, भूमि प्रदेश को क्या कहा? इंडिया कहा। तो यहाँ पूछा जा सकता है भारत का नाम इंडिया क्यों भारत आए? कहाँ है? भारत आए। तो देखिए, जब हम भी कोई इंग्लिश का वर्ड पढ़ते हैं तो हमें कठिन लगता है, बोलने में हमको थोड़ा सा अटपटा लगता है, उसीलिए उनके लिए भी ये हिंदी के शब्द होता है जो सिंधु, हिंदू का कौन सा शब्द था? सिंधु। उनके लिए बोलने में थोड़ा सा क्या था? अटपटा था। तो इसीलिए सिंधु को उन्होंने क्या पढ़ा? इंदु। सिंधु को क्या पढ़ा उन्होंने? इंदु। क्या पढ़ा? सिंधु को इंदु पढ़ा। तो उसी से फिर देखो, ईरान ने सिंधु को हिंदोस, क्या क्या पढ़ा? सिंधु को हिंदोस पढ़ा। सिंधु को क्या पढ़ा? हिंदोस पढ़ा और इंदोस पढ़ा। बोलने में थोड़ा कठिनाई होती थी, तो ईरानियों ने इन्हें हिंदोस कहा और यूनानियों ने इंदोस कहा। तो इसी के पूर्व में स्थित, इसी के पास जो शहर स्थित था उसे इंडिया कहा जाने लगा। क्या कहने लगा? जो स्थित भूमि था, प्रदेश था, उसे इंडिया कहा जाने लगा। और भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक, देखो अब ये भारत नाम के तो कई सारे आपको मिलेंगे फैक्ट अलग अलग, लेकिन जो हमें क्लास 6 की एनसीईआरटी, जो भी हमें क्लास 6 की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है, ज़्यादा बाहर से हम ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो फिर आपको माइंड मेकअप हो नहीं पाएगा। मेरा माइंड मेकअप है कि बस आपकी जो है नॉलेज में क्लास 6 की एनसीईआरटी बेसिक पूरी आ जानी चाहिए। तो इंडिया नाम क्यों पड़ा भारत के? पता कि ईरानी और यूनानी है, उन्होंने हिंदोस और इंदोस कहा, इसी के कारण इसके पास जो ज़मीन थी उसे इंडिया कहा जाने लगा। लेकिन अब भारत का एक नाम है, भारत का नाम क्या है? भारत क्यों कहा जाता है? ये तो इंडिया है, अपने देश को भारत क्यों कहा जाता है? तो भारत का नाम
का प्रयोग उत्तर पश्चिम, कहाँ उत्तर पश्चिम, भी मैप नेता जैसे ऐसे करके हमारा मैप है, ये उत्तर है और ये क्या है पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम यानी कि ये यहाँ वाला कुछ क्षेत्र, ठीक। उत्तर पश्चिम मतलब ये यहाँ वाला भाग जहाँ हम दिखा रहे हैं इसमें पेन चल रहा है, उत्तर पश्चिम यहाँ वाला भाग इस स्थान का भाग जो मैप का होगा। रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है, यहाँ जो लोग रहते थे उन्हें क्या कहते थे, क्या कहा जाता था, भारत कहा जाता है। बात चलती इस समूह, देखो इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 35,000 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद, दोस्तों ये भी बात करना है, हमारे 4 वेद हैं पता है आपको ना, है ना, ये यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, 4 वेद है ना, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। तो जो ऋग्वेद था इसमें भी इसका वर्णन किया गया है। इसका वर्णन किसका, कि भारत देश का नाम, भारत नाम पर उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह पर बताया जाता है कि एक कबीला रहता था। क्या रहता था, कबीला आप समझते हैं जैसे छोटी संख्या में जो कबीले समझते हैं ना, जो स्थान पर लोग रहते थे, जो आदिवासी अगर, तो वही एक कबीला रहता था जिसे भारत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत कहा जाता था, और उसी के नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा। कुछ लोग कहते थे जो दुष्यंत पुत्र थे भरत थे ना, उनके नाम पर भी अपने देश का नाम भारत पड़ा। कहानी अपने को शुरू होगी कि शेर के मुख के दांत गिन लिए थे ना, उनके मुख पर। आगे चलेंगे आप क्लास 7th में, तो और इसकी विशेषता है, क्लास 7 की एनसीईआरटी जब हम डिस्क्राइब करेंगे, आप लोग पढ़ेंगे हमारे साथ, तो उसमें देखेंगे और डिस्क्राइब किया गया है कि भारत का जो नाम कहा जा रहा है, यहाँ पर बताया जा सके कि भारत का नाम हिंदुस्तान इसलिए पड़ा कि ईरानी और यूनानी हिंदोस और इंदोस कहा करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लास 7th में इसको फिर से डिस्क्राइब किया जाएगा, इसके 2-3 अर्थ और बताए जाएंगे, तो इसको आप अपने माइंड मेकअप में जरूर रखते रहिए कि इस चीज़ को अच्छे से लर्न करते रहिए। आगे अतीत के बारे में कैसे जानें, नेक्स्ट पॉइंट है कि अतीत के बारे में कैसे जानें। तो अतीत की जानकारी हमें कई तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। जैसे हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलनी थी, तो क्लास 6 के हिस्ट्री के बुक में हमको इतिहास की बेसिक जानकारी थी, तो हमने क्लास 6 की हिस्ट्री बुक उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। इसी तरह अगर जैसे ये हिस्ट्री की बुक ना होती क्लास 6 की और हमको जानना होता इतिहास के समय, तो हम कोई ऐसी बुक उठाते जो हमारे पहले के पूर्वज हमारे लिख के गए हों। आगे लिखा ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इन्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्हें क्या कहा जाता है, पांडुलिपि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कहा जाता है जो पुस्तकें हाथ से लिखी जाती, कैसे लिखी जाती, पांडुलिपि कही जाती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बन सकता है कि पांडुलिपियाँ किसे कही जाती हैं, तो वो पुस्तकें जो हाथ से लिखी जाती, कैसे लिखी जाती हैं, हाथ से। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने का इन्हें पांडुलिपि कहते हैं। क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, अभी आपके इसके जब क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे इस चैप्टर के, तो इसमें आएगा कि पांडुलिपियाँ क्यों कहा जाता है, किसे कहते हैं, तो जो पुस्तकें हाथ से लिखी जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहा जाता है। आगे बात करें, और अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब जो शब्द लैटिन भाषा के मेनू, लैटिन भाषा किससे लिया गया है, मेनू, जिसका अर्थ है हाथ। मेनू मतलब क्या होता है, हाथ। कहेंगे ना मेनू बना दो, यानी कि हाथ से लिख दो, क्या कर दो, मेनू बना के, है ना, भोजन का मेनू होता है, तो मेनू मतलब जो हाथ से यानी खुद के द्वारा तैयार कराई गई हो चीज़, ठीक है। आगे लिखा ये पांडुलिपियाँ प्रायः लिखा है ताड़पत्रों, किस पे, ताड़पत्रों, इंपॉर्टेंट नाम है, इस शब्द का नाम जरूर याद रखिए। लिखा है ताड़पत्रों, किससे, ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल, किससे, भुर्ज नामक पेड़ की छाल विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र, किस पे, भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। तो देखिए जो पांडुलिपि है, पांडुलिपि पहले बात किसे कहते हैं, जो हाथ से लिखी जाए, किससे, हाथ से लिखी जाए, वो पांडुलिपि कहलाती थी। दूसरी क्वेश्चन ये कि पांडुलिपियाँ होती क्या थी, कैसे, तो ताड़पत्रों पर हिमालय क्षेत्र में उगने वाला एक पेड़ था जिसका नाम था भुर्ज, क्या नाम था, पेड़ भुर्ज, पेड़ की छाल से भोजपत्र पर लिखी जाती थी। कुछ एक पांडुलिपि जो हमको दिखाई गई है, ये नीचे डिस्कस कर लेते हैं, उसका फिगर भी देख लीजिए। देखिए आपकी जो स्क्रीन पर ये पांडुलिपि है, क्या है, एक प्रकार की पांडुलिपि है जो लिखी गई है, किस पे, ये पांडुलिपि है। तो पांडुलिपि का मतलब कैसे लिखी गई होगी, हाथ से लिखी गई हो, इसे क्या कहेंगे इंग्लिश में, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, मैन्यू स्क्रिप्ट कहेंगे, ठीक है। मेनू का अर्थ होता है हाथ, और स्क्रिप्ट मतलब होता है जिसका अर्थ होता है हाथ से निकलना, है ना, हाथ से लिखना, ठीक है। और ये पांडुलिपि किस पे, ताड़पत्रों पर हिमालय क्षेत्र भुर्ज नामक पेड़ की छाल से भोजपत्र पर तैयार की गई हैं। आइए इनके विषय में एक विशेषता जो देखो लिखी है अलग से, जो एनसीईआरटी में अलग से डिब्बों में दिया, तो वो पॉइंट हमें इंपॉर्टेंट होते हैं, वो पॉइंट हमें जरूर पढ़ने चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे से इस पॉइंट को थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलें आगे चलें, ठीक है, क्लियर, और आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक पॉइंट ये रह गया था, जरा ये पढ़ लेते। लिखा ताड़पत्रों से बनी, क्या होता है, देखिए ये बात यहाँ दिखाई गई है। लिखा है ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ, जो आपको नीचे फिगर दिखाया है, यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनने के लिए ताड़ के पत्रों को काटकर, एक पेड़ होता था ताड़, क्या पेड़ का क्या नाम था ना, ताड़ का पेड़ होता था, तो उसके क्या किया, तो उसके पत्तों को काट लिया जाता था, पत्तों को काटकर उनके अलग
हिस्से क्या किया जाता था, पत्तों को क्या किया जाता था, काट लिया जाता था। पत्तों को क्या किया जाता था, पेड़ के पत्तों को काट लिया जाता था और काट के क्या किया जाता था, उनके अलग देखो ले काट कर उनके अलग अलग हिस्सों में साथ साथ बांध दिया जाता था। क्या किया जाता है, बांध दिया जाता था। और भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम देख सकते हो। जो पेड़ की छाल होती उसी छाल को जो है काट लिया जाता था और उनको बांध दिया जाता था, फिर उसी कुछ प्रकार पेपर बन जाया करता था। आगे बात करें, ये देखिए आगे बात करें, आगे डिस्कस करें। लिखा है इतने वर्षों में से इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। जैसे हमारे घर में जब कोई पुरानी बुक रख के देखते हैं उसमें दीमक क्या लग जाता है, दीमक। तो उसी तरह जो पांडुलिपियाँ थी ये भी क्या हो गई, धीरे धीरे खराब हुई। इनको पांडुलिपियों को क्या किया, पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। किसने, कीड़ों ने खा लिया और कुछ नष्ट कर दी गई। फिर ऐसी भी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध, लेकिन आज भी कुछ भी पांडुलिपियाँ हमारे पास हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों कहाँ, मंदिरों विहारों से प्राप्त हैं। तथा इन पुस्तकों ने धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं की जीवन और औषधि विज्ञान आदि के विषय में प्रकार की विभिन्न चर्चाएं मिलती हैं। इन पुस्तकों से हमें क्या जानकारी मिलती है कि पहले के लोग जो व्यवहार कैसा था, पहले लोगों का क्या व्यवहार कैसा था, पहले के लोगों के राजा का जीवन, राजा कैसे जीवन जीता था, पहले के लोग औषधियों के लिए कौन से पेड़ कौन से यूज किया करते थे, जो है क्या दवाई में यूज करते थे ना, कैसे अपनी औषधियाँ बनाते थे, जड़ी बूटियाँ, और विज्ञान उनका साइंस कैसा था, ठीक है, वगैरह वगैरह सारी जानकारी हमको इनसे मिलती। इन पांडुलिपियों में लिखा गया। इनको हमारे देश के साइंटिस्ट हैं, है ना, जो इससे रिलेटेड हैं, ठीक है, वो लोग इनको पढ़ते हैं, पढ़ने स्टडी करने का से संबंधित रखते हैं, वो इनका अध्ययन करते हैं, ठीक है। आगे बात करें, सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य मोस्ट वन क्या है, लिखा है महाकाव्य, कविताएँ, नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं। नाटक वगैरह किस में लिखे हैं, कई संस्कृत में लिखे हुए हैं, जबकि अन्य प्रकट एवं तमिल। तो ये देखिए यहाँ एक भाषा का नाम लिखे प्रकट। प्रकट भी एक प्रकार की क्या भाषा, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, इसी तरह प्रकट भी एक भाषा है। और तमिल भी सबको पता क्या है। तो ज़्यादातर काम जो है प्रकृति भाषा में किए गए हैं। अभी इसको नाम केवल आप नाम जो इसका है वो अपने माइंड में मेकअप कर लीजिए, बाकी आगे इसे उस समय फिर डिस्क्राइब करेंगे। प्रकृति भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, जैसे अब इस समय आम लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं, हिंदी में बोलते हैं हम अभिलेख हो। अब पहली बात यहाँ से एक नया पॉइंट मिला हमको, नया शब्द मिला अभिलेख। देखो अभिलेख क्या होता था, जो लेख लिखे थे। अभिलेख मतलब लेख, अभिलेख मतलब क्या होते थे, लेख, जो लेख लिखे जाते थे उन्हीं को हम लोग क्या कहते थे, अभिलेख। तो अभिलेख मतलब कहीं भी अभिलेख मिले तो यानी जो कोई बात लिखी गई उसे हम कहते हैं अभिलेख। क्या भी देखें, अध्ययन कर सकते ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत ठोस सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिले। तो अभिलेख क्या होता था, जो पहले के राजा लोग रहते थे वो पत्थर पर गुदवा दिए, जैसे स्क्रैच करके। कैसे पत्थर पर क्या करके, स्क्रैच करके, ठीक है। जैसे पेड़ पर लोग स्क्रैच करके लिख देते हैं, आपने देखा होगा। तो उसी तरह क्या कैसे लिखा जाता था, स्क्रैच करके लिखा जाता था। कैसे स्क्रैच करके लेख धातु अपेक्षाकृत ठोस सतहों पर, कैसे ठोस सतहों पर लिखा दिया करते थे। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे। जैसे राजा होते थे, राजा को कोई आदेश देना होता था अपनी जनता को, तो क्या करती थी, पत्थर में स्क्रैच करवा के वो बात लिखवा देती थी और नगर में पत्थर स्थापित कर दिया जाता था। मान लीजिए सपोज दैट, जैसे किसी को चुनाव लड़ना, अपना प्रचार करना, तो क्या करता है, बैनर होल्डिंग लगवाता है। बस वैसे ही समझ लीजिए कि पत्थर पर स्क्रैच करके लिखवा दिया जाता था और उनके यहाँ पे उस आदेश को जारी कर दिया जाता ताकि लोग उन्हें देख सके और पढ़ सके, ताकि उनका पालन कर सके। आगे बात करें, कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं और ये देखिए उसी में से एक अभिलेख जो आपको इस इमेज में इधर दिख रहा है वैसा ही एक अभिलेख है जो राजाओं द्वारा बनवाया गया था। अभी आपको क्लियर करते हैं, बाकी आगे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं। इनमें राजा तथा राजाओं, इनमें क्या कुछ अभिलेख तो जो जनता को आदेश देने के लिए किए गए, कुछ अभिलेख ऐसे होते हैं जिसमें राजा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। आगे बात करें, ये देखो उदाहरण के लिए ये देखिए जो आपको स्क्रिप्ट दिख रही है, ये कुछ पत्थर पे लिखाया हुआ स्क्रैच करके लिखा गया लेख है। आगे बात करें, उदाहरण के लिए प्रायः शासक की लड़ाइयों के अर्जित विजयों का लेख भी लेखा जोखा करते थे। राजा ये भी उन लेखों का लिख के रखे थे कि मैंने कौन सी लड़ाई लड़ी थी, किस सन में, और कौन सी जीती थी और कौन सी हारी थी, किसमें विजय प्राप्त हुई और किसमें पराजय। आगे बात करें, लगभग 2250, कब, लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। जिस अभिलेख की इसके फोटो देख रहे हैं, इमेज देख रहे हैं, ये अभिलेख कहाँ से, वर्तमान में कहाँ, अफगानिस्तान, है ना, जो पाकिस्तान के ऊपर आपने मैप में देखा होगा, अफगानिस्तान के कंधार से। अफगानिस्तान में एक स्थान है, क्या है, कंधार से
से यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखाया गया था। शासक अशोक के विषय में हम पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत में जाते जाते वहाँ पर हम अशोक के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। वैसे आधुनिक भारत के लास्ट में हम अशोक को पढ़ ही लेंगे, ठीक है। अभिलेख कौन था? एक अशोक शासक थे, जैसे अकबर थे, बीरबल थे, हमने सुना है, हुमायूं थे, बाबर थे, उसी तरह एक और इसी तरह एक शासक हैं प्राचीन भारत में, तो उसका क्या नाम था? अशोक। तो उन्होंने अपने आदेश जनता को लिखकर, ये जो पत्थर इमेज है वहीं लिखा है। तो कहाँ से मिला हमें ये? अफगानिस्तान से। कहाँ से मिला? अफगानिस्तान के। कहाँ से? अफगानिस्तान के पास कंधार से अफगानिस्तान के मिला। तथा इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में, इसी क्लास की चैप्टर 8 में इसके विषय में थोड़ी विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे कि अशोक कौन था, ठीक है। आगे लिखते, तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख उन क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अशोक का अभिलेख कैसा था, जो भाषा किस भाषा में लिखा था? ये यूनानी अथवा अरामेइक, दो लिपियों और भाषाओं, दो विभिन्न लिपियों और भाषाओं में है। तो दो भाषा में लिखा गया, पहली यूनानी भाषा और अरामेइक भाषा, ठीक है। जैसे अब हम इस अभिलेख को पढ़ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमको यूनानी अरामेइक तो आती नहीं है, ठीक है। जिनको आती है, जो हमारे साइंटिस्ट वगैरह हैं, वो इस बेसों को पढ़ते। साइंटिस्ट मतलब कहने का शब्द है, साइंटिस्ट मतलब जो है वो लोग, जैसे जो पुरातत्व विभाग वाले जो लोग होते वो इसको पढ़ पाएंगे, कि पुरातत्व वाले जो साइंटिस्ट होंगे, ठीक है। ये चीज़, ये पॉइंट क्लियर था। अच्छा, सब मिल गया। आगे बात करते हैं, आगे डिस्कस करें। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने का क्या लाभ है? बताइए, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने का क्या लाभ? हाँ, कि ऐसे लेख क्या होते थे? मिटते नहीं थे, क्योंकि कठोर सतह पर जो स्क्रैच कर देगा वो जल्दी से मिट नहीं। ऐसा करवाने में क्या कठिनाइयाँ आती थी? हाँ, तो भाई ऐसा करने में कठिनाइयाँ कि लिखना थोड़ा कठिन काम होता था, अधिक परिश्रम लगता था ना इन लेख को लिखने में। आगे लिखा, इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुएं अतीत में बनी। आगे लिखा है, अगला टॉपिक बात करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद, अभी बताया ना, पुरातत्वविद कहलाता था। तो इसके अतिरिक्त अन्य वस्तु अतीत में बनी और प्रयोग लाई जाती थी, ऐसी का अध्ययन। जैसे इस पत्थर के लेख को जो पढ़ा होगा, तो किसने पढ़ा होगा? पुरातत्वविद के साइंटिस्टों ने, जो पुरातत्वविद विभाग के लोग थे उन्होंने इसको पढ़ा। तो जो चीज़ हम अब यहाँ से क्वेश्चन ये पुटअप होता है, बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो लोग हमारे अतीत के विषय में इतिहास को पढ़कर हमें समझाते हैं कि राजा क्या कहना चाहता है, क्या लिखता है, तो पुरातत्वविद कौन, इतिहास के उसमें कौन खोजता है? उन्हें क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहा जाता है। पुरातत्वविद पत्थर, ईंट, बनी इमारतों और अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं, और वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, कुछ हमको पुराने जो मिले हैं ना, उनको, उनमें जो आभूषण, हथियार वगैरह हैं जो हमको मिले हैं ना, आभूषणों, आगे लिखा है आभूषणों, आगे बात की गई, लिखा है, आगे लिखा है तथा पुरातत्विक, आगे बात की गई है सिक्कों। आगे बात करें तो पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियों को भी ढूंढते हैं, और इनमें से उन्हें यह जानने में मदद मिली, क्या मिली? उनमें से उन्हें यह जानने में मदद मिली कि अतीत के लोग क्या खाते थे, और वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से ही बच पाते थे। यदि अन्न के दाने तथा लकड़ी के टुकड़े जल जाते थे तथा वे जले हुए रूपों में बचे रहते थे। क्या खाते थे, अगर ये चीज़ जानना है जो इतिहास के लोग थे, थोड़ा मुश्किल पड़ता है, क्योंकि जो खाने वाली चीज़ होती है क्या होती है, उसको कीड़े खा डालेंगे, वो चीज़ धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी, ठीक है। तो पुरातत्वविदों ने यहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़ी, अब इनको पढ़ते थोड़ा सा एक बात यहाँ से और क्लियर करती है। तो आपको जो इमेज दिखा रहे हैं ये क्या है? ये पात्र हैं जो हमको वहाँ से मिले। क्या क्या मिला ये बात करते हैं। बाएँ पात्र में, जो बाएँ में रखा है फिगर में, का प्रयोग 47,000 वर्ष पूर्व होता था, और दाएं में एक पुरानी चांदी का सिक्का है। तो देखिए जो हमारे फिगर के हमारे दाएं में ये देखिए सिक्के हैं चांदी के, क्या हैं? सिक्के हैं। और ये जो कुचरी दिख रही है ना, मटकी टाइप जिस कह सकते हैं, तो ये क्या थी? ये हमको वहाँ से मिली, ठीक है। खगोलविदों को खोजने पर मिली, ज़मीन के नीचे से खोदने पर मिली। देखिए आपको स्क्रैच टाइप थोड़ा सा दिख रहा होगा, देखो बाद में टूटी थी, यहाँ चिपकाई गई, जहाँ मैंने डॉट कर रहा हूँ यहाँ पर चिपकाई गई थी शायद, तो बहुत पुरानी हो गई थी शायद, निकालने में ज़मीन से टूट गई होगी ना साइंटिस्ट की तरह से। ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखेगा, अगर बुक होगी तो उसमें आपको क्लियर दिखेगा। एक पुराने चांदी का सिक्के, यहाँ पहले कुछ ऐसा चलते, ऐसा नहीं कि आपके सिक्के गोल और साइज में चलते, तो पहले कैसे चलते थे? ऐसे ही चलते थे। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व, कब? 2500 वर्ष पूर्व हमारे तौर पर आज पे प्रयोग करने वाले सिक्कों में कैसे भिन्न है? क्वेश्चन पूछ सकता है कैसे भिन्न है, तो भाई हमारे सिक्के गोल होते, एक साइज होती है, बाकी ये साइज में कुछ खास नहीं थे।
अब बात करें, ठीक है, तो और बात की यहाँ पुरातत्व को जानवर, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढा करते थे। कौन? पुरातत्वविद हमारे, ठीक है, ये सब चीज़ भी ढूंढा करते थे। आगे बात करें तो पुरातत्वविद जानवर, चिड़िया और मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढा करते थे। आगे लोग लिखा अतीत के लोग क्या खाते थे और अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते थे और जले हुए जो है अब बचे रहते थे। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिले होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि कपड़े वगैरह भी क्या करते थे, सड़ जाते थे ना। आगे लिखा है, बात करें तो पांडुलिपियों, आगे लिखा अभिलेखों तथा पुरातत्व के ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, क्या शब्द का? स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। किस शब्द का? स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ जो शब्द दिया गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग हाईलाइट करेंगे। जिन चीज़ों को हम ब्रैकेट में हाईलाइट में बंद करते जाते हैं, समझ लीजिए कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट शब्द हमारे लिए हो सकता है, ठीक है। स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं, तो स्रोत मतलब क्या होता है? जहाँ से जानकारी मिले, जिस जरिए से जानकारी मिले, जो हमको तरीका मिला, जिस तरीके से हमने इतिहास के विषय में जाना, उसे क्या कहते हैं? स्रोत। देखिए फिर से यहाँ लिखी गई इस बात को हम एक बार रिवाइज कर सकते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेख मतलब जो लेख लिखे गए, पांडुलिपि मतलब जो भुर्ज के पेड़ की छाल के लिखी गई, उनको पांडुलिपि कहते। पांडुलिपि क्या कहते पता है? हाथ से लिखी गई ना, भुर्ज पेड़ की छाल पर के द्वारा सारा सिस्टम हमने पढ़ लिया। और अभिलेख जो लेख लिखे जाते थे पत्थर पर स्क्रैच वगैरह करके, और पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का। तो जहाँ पर अगर पढ़ने में कहीं पर हमको स्रोत मिलेगा, तो आप समझ जाएंगे कि स्रोत शब्द का मतलब है कि ये चीज़ें कह दिया गया कि कुछ, जैसे कह दिया कि हमको ये सिक्का इस स्रोत से मिला, तो इस जरिए से मिला, इस तरीके से मिला। इतिहासकार इन्हें कहते हैं। आगे, जो अतीत का अध्ययन करते हैं, स्रोत से प्राप्त होने वाले अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अब जैसे हमने पढ़ा तो हमारा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। हिस्ट्री में थोड़ा सा आप टाइम देंगे तो आपको जो है इंटरेस्ट बहुत अच्छा मिलेगा, बढ़िया सब्जेक्ट है। आगे लिखा, इतिहासकार तथा पुरातत्वविद ने उन जासूसों की तरह इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास किया। इस प्रकार से जो हमारे पुरातत्वविद होते थे, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन। आगे बात करें अतीत। अब एक नया शब्द यहाँ मिल रहा है हमको। इस शब्द का क्या नाम लिखा है? कौन सा शब्द मिल रहा है? अतीत। तो अतीत मतलब क्या होता है? अतीत एक या अनेक। तो बताइए, क्या अतीत एक था या अनेक था? लेखक, क्या तुम इस पुस्तक के शीर्षक अब हमारे अतीत पर ध्यान दिया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है, ऐसा इस तथ्य है। ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्यों? तो देखिए लिखा है, ऐसा इसलिए किया गया है की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए, बहुत अच्छा, अब मैं निष्ठ अब यहाँ आपको माइंड कंसंट्रेट करना होगा, और जो अब बात बताने जा रहे हैं वो बहुत ही ध्यान से एकदम माइंड कंसंट्रेट करके अच्छे से, जो अब से पहले बात सुने उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब अब तक की बातों में सबसे इंपॉर्टेंट बात आज की होने वाली है, अभी होने वाली है। पशुपालकों, कृषकों का जीवन, पशुपालकों, उदाहरण के लिए पशुपालकों, कृषकों का जीवन, किसका जीवन? कृषकों का और पशुपालकों, और कृषकों का जीवन, रानियों के जीवन तथा व्यापारियों के जीवन, शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। यानी सबका जीवन अलग अलग प्रकार का था। क्या था? देखिए भाई, किसका जीवन? पशुपालकों का जीवन, कृषकों का जीवन, रानियों के जीवन और रानी राजाओं का जीवन, मतलब समझ लीजिए व्यापारियों का जीवन और शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश में अलग अलग हिस्सों के लोग अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए, अंडमान और निकोबार के अधिकांश लोग भोजन और मछलियां पकड़कर शिकार करते हैं तथा फल फूल का संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। जैसे सपोज दैट, ये बताना क्या चाह रहा है, यहाँ चीज़ समझने वाली बात है।
यहाँ बताइए जा रही कि सबका जीवन अलग अलग था। भाई पशुपालक क्या होता था, उसका प्रोसेस होता था कि सुबह उसने जानवर ले लिया, अपने जानवर को चराने जाता था, सारा किस्म था। कृषक का खेत, वो अपने खेत में जाता था। रानियों का खेत अपने महल में रहती थी। व्यापारी व्यापार करने के लिए अपना सामान लेकर निकल जाते। शिल्पकार अपने घर पर अपना काम करते। यानी सबका काम करने का प्रोसेस अलग अलग होता था, जैसा कि अब इस समय भी मौजूद है। देखिए अब यहाँ पर जो एक बात बताई कि इसको थोड़ा बड़े लेवल से समझते हैं। ये बात जो यहाँ पर लिखा है, अंडमान निकोबार द्वीप के अधिकांश लोग अपने भोजन के लिए मछलियां पकड़ते हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास सिर्फ कह सकते हैं कि लास्ट चारा वही है। भाई अंडमान निकोबार के तरफ जल ही जल है और वहाँ समुद्र है, समुद्र में मछलियाँ हमको ईजिली मिल जाएंगी, तो वही व्यवसाय को चुन लिया करते थे। अब शहर के लोग हैं, शहर के पास यहाँ तो समुद्र नहीं, मछली पकड़ने का काम नहीं है ना, तो यहाँ पर जो जैसा स्थान रहता है, जैसी भौगोलिक परिस्थिति रहती है, वैसा व्यवसाय लोगों को भी चुनना पड़ता है और उसी भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार उनको अपना भोजन भी चुनना पड़ता है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं इसको, फिर बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अभी हम क्लास 6 के एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कंप्लीट एनसीईआरटी रखते हैं जिसमें फिर अलग की बातें ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। जो कि माइंडसेट में हमारी एनसीईआरटी क्लास 6 की आज क्या कहना चाहती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। पहले भेद तो ये होता था कि सबका जीवन क्या होता था, अलग अलग तरह सा। सबका जीवन कैसा होता था, अलग अलग तरह का। लेकिन कहा जाता है और भी भेद है। क्या भेद है, चलिए देखते हैं। लिखा है इसके अतिरिक्त अन्य तरह का भेद है। अन्य तरह का क्या भेद है, उस समय शासक अपनी विजय लेखा जोखा करते थे। शासक भाई लिखवा दिया करते थे पत्थरों में, सही है। हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, सही चीज़ है। हमें पता है कि अकबर पानीपत का युद्ध है ना, सारे 1556 1556 जितने भी युद्ध हैं है ना, पानीपत का युद्ध हो गया, बक्सर का, चौसर का, सारी युद्धों के विषय में हमको जानकारी मिली कि कौन सा कब हुआ, किसके बीच हुआ ना। पानीपत के 3 युद्ध हुए, 4 युद्ध, सारी चीज़ जानकारी हमको क्या होती है, मिलती है, इतिहास से मिली, हमको पता है। लेकिन आगे क्या हमको नहीं पता है, काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारियों, मछुआरों और संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक, कौन कौन, शिकारी, मछुआरों, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। सही चीज़ है भाई, कैसे रखेंगे, क्यों रखेंगे, आगे देखते हैं। पुरातत्वों की सहायता के लिए हमें उनके जीवन को जानने की मदद मिलती है। पुरातत्वों की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने की मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। हम राजा के विषय में आसानी से बहुत इजीली जान सकते थे कि उसने कब लड़ाई, क्योंकि उसका लेखा जोखा पुरातत्व द्वारा मिलता है। लेकिन कृषक अपना लेखा जोखा क्यों नहीं रखता था भाई, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि उसका जीवन कह सकते उतना महत्वपूर्ण और उसका स्तर कह सकते उस समय उतना उच्च नहीं था। या फिर ये भी कह सकते थे कि उनके जो काम थे उनका ऐसा वर्चस्व नहीं था कि वो करवा सके या लिख सकें, ठीक है। इनमें लिखने में बताया ना, जो स्क्रिप्ट होती तो उसको स्क्रैच करके लिखा जाता था, तो जो है जो पत्थर पर स्क्रैच करके लिखा तो उसमें बहुत ज़्यादा अधिक खर्चा आता था। इन सब के लिए इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं था, पॉसिबिलिटी नहीं थी, इसलिए ये लोग लिख कर नहीं रखते थे। आज के समय में ऐसा चल रहा है, ठीक है। मतलब जो कृषक हैं वो अपने लेखा जोखा नहीं रखते, मैं किस दिन खेत गया, किस दिन लगे। लेकिन जो बड़े बड़े मंत्री हैं उनकी मीटिंग कब है, क्योंकि उनके लिए वो चीज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, ठीक है, करना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ बाकी अब आप अंडरस्टूड हो सकते हैं कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। आगे लिखे तिथियों का मतलब। अगला टॉपिक क्या है, तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो शायद तुम उस दिन की तारीख, माह या वर्ष, जैसे 2000 या किसी तरह का कोई वर्ष बताओगे। जैसे सपोज दैट किसी ने पूछा कि तुम्हारे पिताजी किस सन में उनकी डेथ हुई, या फिर किस सन में तुम्हारा बर्थडे हुआ। सपोज दैट बर्थडे तो ज़्यादातर लोग याद ही रख लेते हैं, डेट भी याद, लेकिन अगर कि पूछ ले किस तारीख को, डेट को तुम्हारे पिताजी की डेथ हुई, या है ना कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डेट होती है, तो तुम शायद उसकी एग्जैक्ट डेट नहीं, सिर्फ ईयर बता पाओगे। क्या कर पाओगे, सिर्फ ईयर बताओगे कि 2000 इतना था, 2000 इतना था, ईयर सिर्फ बताओगे, एग्जैक्ट डेट और डे तो बता ही नहीं पाओगे। तो इसी तरह क्या होता था, अगर तुम किसी विषय, तो ऐसा इतिहास में भी होता है, ऐसा होता है वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म, यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आने वाली, यहाँ पर थोड़ा हम इस चीज़ को हाईलाइट करेंगे। क्या करेंगे, सारी बातों को यहाँ से फिर से पढ़ेंगे और हाईलाइट करेंगे। पहले सबसे बात क्या की गई, तिथियों का मतलब। तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में जानकारी पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह और वर्ष, जैसे कि 2000 या इस तरह का कोई और वर्ष बताओगे। सही जवाब, ठीक है। एग्जैक्ट दिन तो नहीं बता सकते हम, तारीख भी नहीं बता पाएंगे, हो सकता है माह भी ना था, लेकिन ईयर जरूर बता ले जाएंगे, 100% ले लो। अगर लिखा है वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म के
तिथि से की जाती है, पूछ ले। पहले एक चलता था ईसापुर, जो ईसा मसीह के जन्म के पहले की जितनी की तारीख थी उन्हें हम कहते थे ईसापुर। क्या कहते थे? ईसापुर, यानी ईसा मसीह जन्म के पूर्व के जितने भी काम हुए उनको हम ईसापुर कहते थे। और पहले की गिनती उल्टा, जैसे मान लीजिए आज ईसा मसीह का जन्म हुआ तो आज से हम गिनने लगे आज 1 साल, पहला दिन 1 तारीख 1 महीना उस सन 1, सन क्या चलेगा 1। फिर इसी तरह बढ़ते बढ़ते 1 साल बीता, फिर सन 2 आया, फिर 1 साल बीता, सन 3, इसी तरह चलते चलते जब 2000 यानी ईसा मसीह का जन्म आज से 2020 साल पहले हुआ होगा। कब हुआ होगा? 2020, यानी ईसा मसीह के जन्म के 2020 साल बीत चुके हैं, इसीलिए हम लोग 2020 में पहुंच चुके हैं। पहली बात तो ये, तो ईसा मसीह के जन्म तब से हुआ, तब से गिनती शुरू होने 1-2 में, यानी तब से सन चलने लगा। क्या चलने? सन। उसके पहले चलता था ईसापुर। ईसा मसीह के जन्म के पहले क्या चलता था? ईसापुर। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले जितने काम हुए, जैसे ईसा मसीह के जन्म के 10 साल पहले जितने भी काम हुए उसे कहेंगे कि ईसा मसीह के 10 ईसापुर। उसे क्या कहेंगे? 10 ईसापुर ये काम हुआ था। आगे बात करें, देखिए आगे और इसको डिस्कस करते अच्छे से समझते हुए चलते हैं आगे। अतः 2000 कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद। अगर कभी कहें 2000 वर्ष, क्या कहा गया? 2000 वर्ष, तो समझ लो वर्ष कहा यानी ईस्वी लिख दे, सन लिख दे, तो समझ लो कि ईसा मसीह जन्म के 2000 साल पहले के। जैसे अभी पूछा जाए क्या चल रहा है तो हम कहेंगे 2020 सन चल रहा है, ईस्वी चल रही है, सन चल रहा है, तो समझो कि 2000 पूर्व ईसा मसीह के जन्म के 2020 साल बाद आज हम लोग की डेट है। तो इसे कहेंगे ईस्वी। क्या कहेंगे? ईस्वी। ईसा पूर्व नहीं कहेंगे, ईसा पूर्व मतलब उनके जन्म के पहली घटना के। आगे लिखा ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों को ईसापुर क्या कहते हैं? ईसापुर, यानी ईसा से पहले, यानी ईसा मतलब ईसा मसीह का नाम था, ईसा मसीह नाम, तो उनका शॉर्टकट कहते हैं ईसा। ईसा के पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक लिखा है जानी जाती हैं, आगे लिखा है जानी जाती हैं। आगे बात करें तो जानी जाती हैं। आगे बात करें तो इस पुस्तक किसमें? इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे, यानी हम ये मानेंगे 2000। कब? 2000 को हम 2000 का आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व यानी पीछे की ओर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? 2000 सन 2000 से पीछे की जितनी कहानियाँ हुई थी, यानी 2000 के ईसा मसीह के जन्म तो हुआ था, हमने था 1 माना गया, तो यानी 2000 साल ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला और उससे जन्म के पहले वाला, दोनों हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, उल्लेख करेंगे। आइए चलते आगे डिस्कस करते हैं तिथियों और इतिहास और तिथियां। देखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इतिहास और कौन सा टॉपिक? इतिहास और तिथियां। तो ये टॉपिक को ध्यान से देखेंगे। क्या नाम? इतिहास और तिथियां। इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं। लिखा है इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में BC। BC का मतलब क्या होता है? B और C। देखिए B शब्द क्या हमारा मिलता है? BC शब्द क्या मिलता है? BC शब्द कौन सा है? BC। ठीक, तो BC का मतलब क्या होता है? BC। तो B का मतलब होता है बिफोर ऑफ द जन्म ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्या होता है? बिफोर द जन्म ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले को हम लोग इंग्लिश में बात करें तो कहेंगे BC। B से बिफोर द जन्म ऑफ जीसस, C से क्राइस्ट। तो जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले जितने काम हुए उन जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं ईसा पूर्व, तो इंग्लिश में कहते हैं BC। इंग्लिश में क्या कहते हैं? BC। तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट, है ना, पूर्व होता है। यानी कभी कभी तुम तिथियों के पहले AD, जब AD लिखा मिले, क्या मिले? AD, यानी हिंदी में कहते हैं एनो डोमिन, यानी एनो डोमिन, ये देखो एनो डोमिनी, हिंदी में क्या कहते हैं? एनो डोमिन मतलब अब। जैसे हम कह सकते हैं आज जो है 2020 AD है। क्या है? AD है, यानी एनोडामिन। क्या है? एनोडामिन लिखा जाता है। एनोडामिन नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है जिसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, यानी ईसा मसीह के जन्म के वर्ष के बाद से। हम कहते हैं क्या चल रहा है? 2020 सन चल रहा है, ईस्वी 2020 चल रही, तो हम कह सकते हैं इंग्लिश में 2020 AD। आगे कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। वही था बिफोर द जन्म ऑफ जीसस क्राइस्ट। वही चीज़ आप माइंड सेट में रखिए, बस आप उलझने की कोशिश मत कीजिए इन शब्दों में। तथा हम शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व में अधिकांश देशों में हम अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी में BP अक्षरों का प्रयोग होता है। तत्पर बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। ठीक है, वो वर्तमान से पहले वाले को BP कहा जाता है। बिफोर प्रेजेंट चल रहा है, बिफोर पहले, BP बिफोर प्रेजेंट से
आफ्टर में का कि मतलब होता है आफ्टर मीन्स होता है बाद में, बिफोर मीन्स होता है पहले। बिफोर क्या होता है, BEFORE, तो बिफोर लिखा है, और प्रेजेंट ना PRESENT, तो प्रेजेंट से पहले। बिफोर मतलब क्या होता है पहले, आफ्टर मीन्स बाद में, बिफोर प्रेजेंट से पहले, यानी जो पिछली घटनाएं हुई प्रेजेंट से, अब इसमें प्रेजेंट चल रहा है तो इससे पिछली जन्म जो घटनाएं उनको अगर डिस्कस करेंगे तो उन्हें हम BP कह सकते हैं। क्या कहेंगे, BP। क्लियर। आगे चलें, आगे लिखा है प्रश्न 3 पर 2 तिथियां हैं, उनका पता लगाओ और इनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगे। अब देखिए हमने बताया था आपको, जैसे अन्यत्र करके ब्रैकेट में लिखें, ये बातें इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको हमें पढ़ना है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, अभिलेख कठोर सतह पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। इनमें से कुछ अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों को लिपियों मतलब जो उनकी, जैसे हमारे यहाँ हिंदी में हम आज से ज्ञात तक ये हमारी लिपि है। आज से ज्ञात तक क्या हमारी लिपि है, इसके अक्षर हैं, ठीक है। उसी तरह लिपियों और भाषाओं, हमारी भाषा जैसे हिंदी, समय समय के साथ अभिलेख मतलब जो लिखी जाए, आगे प्रयुक्त होने वाली भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। पहले से और अब में बहुत बदलाव है, जो कि सही है। विद्वानों द्वारा ऐसा जान पाना कि क्या लिखा था, या जैसे जो चीज़ पहले लोग लिख गए उसके बाद उनकी डेट हो गई, तो अब हमें ये कौन बताएगा कोई चीज़, जैसे कि हम अपनी राइटिंग ही कुछ भाषा शब्द ऐसे हम लिख दें, अब राइटिंग दूसरा हमारा दोस्त नहीं पढ़ सकता है। क्यों भाई, क्योंकि हमारी राइटिंग अलग है। लेकिन अब राइटिंग नहीं, पहले के तो वर्ड ही अलग हुआ करते थे। क्या हुआ था, वर्ड जैसे आपके अल्फ़ाबेट में आज से ज्ञात तक चलते हैं, तो पहले हिंदी के अल्फ़ाबेट में कुछ और चला करता था। देखिए क्या लिखा है कि तो कैसे साइंटिस्ट पढ़ के बता सकता है, विज्ञान या विद्वान जो हमारे होते हैं साइंटिस्ट, तो विद्वान या कैसे जान पाते कि क्या लिखा है। इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अमेरिका, कहाँ प्रसिद्ध कहानी कहाँ बात की जा रही, प्रसिद्ध कहानी की उत्तरी अमेरिका, कहाँ उत्तरी अमेरिका देश के मिस्र से मिली है। वहाँ पर एक ट्रिक लिखी गई थी जिसके द्वारा निकाला गया। अभी आप वो ट्रिक नीचे दिखाई जाएगी। लगभग 500 वर्ष पूर्व, कहाँ लगभग 500 वर्ष पूर्व यह राजा रानी रहते थे। इससे पता चला कि हम 500 वर्ष राजा रानी पहले रहते थे। वो जो ट्रिक है वो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है। ये ट्रिक देखो, उसमें बताया गया, इस ट्रिक में बताया गया कि अगर ये फिगर बना हो तो इंग्लिश का ये अल्फ़ाबेट हम लोग इसको समझेंगे, तो यानी कि वर्ड का। देखिए ये यहाँ पर बता दिया गया कि अगर आपको कभी ये फिगर मिल जाए, ऐसा कहीं फिगर बना मिल जाए किसी पत्थर में, समझ लीजिए उस पत्थर में P लिखा है। क्या लिखा गया है, P लिखा गया है। ऐसे सारे फिगर और उनको डिनोट करने वाले अक्षर। अब जैसे आप भी चाहें किसी फिगर में शेर बना दिया गया तो उस फिगर का मतलब समझिए वहाँ L लिखा है। जैसे आपको लायन लिखना है तो एक ये शेर बनाइए, ठीक है। आपको लायन की स्पेलिंग लिखनी है, शेर बनाइए, फिर एक ये फिगर बनाइए, ये वाला फिगर बनाइए, ठीक। फिर O लिखिए, ये O लिखिए, और इन के लिए इनके पास कोई सिंबल शायद नहीं है, ठीक है। ऐसा करके आप कोई भी स्पेलिंग लिख सकते हैं जो नीचे से बनती हो। क्लियर। तो ये सिंबल वहाँ बने होते थे, हर सिंबल के लिए एक अल्फ़ाबेट इन्होंने डिसाइड कर रखा था, ठीक। आगे चलते बस चैप्टर क्लियर होने, आगे बात कर रहा है मिस्र के, कहाँ आगे बात की जाए, आगे डिस्कस किया जाए तो मिस्र के कहाँ, मिस्र के उत्तरी तट रोसेटा नामक, मिस्र के उत्तरी तट क्या, रोसेटा नामक एक कस्बा है। यहाँ पर एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख तीन विभिन्न भाषाओं और लिपियों तथा यूनानी एवं मिस्र लिपि के 2 प्रकार में तथा कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि राजा और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। बताया गया कि यहाँ पर राजा और रानी के नाम लिखे गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कारतूस। क्या कहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम दिया, कारतूस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो कारतूस का मतलब क्या होता है, एक छोटे से फ्रेम में। कारतूस का मतलब क्या होता है, कारतूस का मतलब होता है एक छोटे से फ्रेम में। किसमें, यहाँ राजा और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, इसे कारतूस। तो राजा और रानी का नाम अगर एक छोटे से फ्रेम में तो उसे क्या कहेंगे, कारतूस। क्या कहेंगे, कारतूस। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अलग रखते हुए मिस्र अक्षरों को समानार्थी ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो कि यहाँ लोग
एल अक्षर के लिए शेर, अभी हमने बताया ना एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया का चिन्ह बनाते थे। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर उनके लिए प्रयुक्त हुए हैं तो वे आसानी से अभिलेखों को भी पढ़ सकते थे। जैसे एक बार तुमको पता चल गया कि एल, जैसे लायन के लिए हम एल बनाते हैं, तो अब जहाँ जहाँ भी हमको शेर मिलेगा उस स्पेलिंग को हम ट्रांसलेट करते हुए एल लिखते हुए चले जाएंगे, ठीक है। और जो कुछ नहीं मिलते थे उनको अनुमान लगाया जाता था। क्या कहलाता है? अनुमान लगाया जाता है कि शायद ये अक्षर ये होगा, अगर मैच कर जाता था तो फिर इनका अनुमान सही हो जाता था। जैसे कुछ उपयोगी शब्द यात्रा, पांडुलिपि। पांडुलिपि मतलब क्या होता है? जो हाथ से भुर्ज पेड़ की छाल से लिखा तो उसे पांडुलिपि कहते। अभिलेख, जो लेख लिखे जाते थे पत्थरों पर ना। आगे पुरातत्व वो टीम होती थी जो इन लेखों अभिलेखों को पढ़ती थी। इतिहासकार, इतिहासकार कौन होते थे? जो हमें इन सब चीज़ों के विषय में जानकारी। देखो पुरातत्व यानी वो जो टीम, जो वो हमारी विद्वानों की टीम जो इनको खोजती थी, लाती थी, उन्हें कहते हैं पुरातत्व, ठीक है। और इतिहासकार जो लिखते हैं, जो ये सब चीज़ लिख के गए हैं, क्या है किताबों में लिखा है, उन्हें कहते हैं इतिहासकार। और पुरातत्व वो होते थे जो इनको खोजते हैं। स्रोत मतलब किस तरीके से, कहाँ से जानकारी मिली, ये है स्रोत। अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना, तो अज्ञात लिपि के अर्थ निकालने की एक जगह कोडिंग हमको दी गई है, कहीं कहीं मिली है। तुम्हें एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है। तुम उन 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिन्हें तुम्हें पुरातत्व से पूछना चाहोगे। तो अगर कोई पुरातत्वविद मिल जाए तुम्हें, तो तुम क्या पूछना चाहोगे? तो हम उससे पूछना चाहेंगे भैया ये बता दो कि तुम्हें क्या क्या दिक्कतें आई ये सब खोजने में। फिर उससे ये भी हम पूछ सकते हैं कि अच्छा मेरा नाम ज़रा किसी दूसरी लिपि में दिखा दीजिए, आप लिख के बता दीजिए कैसे लिखा जाता है। और अन्य बच्चे उस पुरातत्वविद से पूछ सकते हैं कि तुमने किन किन राजाओं के विषय में खोजा। हर पुरातत्वविद से पूछ सकते हैं कि तुम्हें ये जानकारी कहाँ मिली, कहाँ किस स्थान पर तुमने खोजा था। और अनेकों प्रश्न हम उससे पूछ सकते हैं। यहाँ ये मिलान किया गया है। आगे कुछ तिथियाँ भी यहाँ बताया गया है। देखिए कुछ तिथियां भी हमको अलग से बताई गई हैं, तो आइए देख लेते हैं, फिर इसके बाद मैचिंग करते हैं। यहाँ लिखा है, देखो यहाँ क्या लिखा है, कुछ तिथियां। कृषि का आरंभ हुआ था 8000 वर्ष पूर्व। कब कृषि का आरंभ हुआ? 8000 पूर्व। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर 47,000 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 25,000 वर्ष पूर्व। और वर्तमान में लगभग 2000 वर्ष पूर्व। ये चीज़ें भी आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन पूछा, पहले मैचिंग करने से पहले हम क्वेश्चन प्रश्न कर लेते हैं। सिर्फ एक ही क्वेश्चन है यहाँ पूछा गया, पांडुलिपियों और अभिलेखों का एक प्रमुख अंतर बताओ। देखो पांडुलिपियों क्या होती थी? जो पेड़ की छाल वगैरह पे लिखी जाती थी। पांडुलिपियों को लिखना थोड़ा आसान हम मान सकते हैं होता था, लेकिन अभिलेख लिखना मुश्किल, क्योंकि अभिलेख पत्थर पर स्क्रैच करके लिखिए, ये बहुत ही कठिन काम, जटिल काम और थोड़ा सा हार्ड वर्किंग वर्क होता था। बाकी पांडुलिपियों पर लिखना वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग वर्क कह सकते हैं कि नहीं होता था, ठीक। बस यही इनमें अंतर है। और दोनों में अंतर क्या है कि पांडुलिपियाँ जल्दी नष्ट हो जाती थी, बाकी अभिलेख बहुत देर में नष्ट होते और जल्दी नष्ट नहीं होते थे, क्योंकि पत्थर है, जो कागज़ होता था उसे कीड़े खा डालते थे ना। जो अभिलेख जो कागज़ पे लिखा जाता था, जो पेपर होता था और उस समय का, और लेकिन जो मूर्तियाँ होती तो वो ज़्यादा समय तक हमारे पास जो इकट्ठा और रही उनके साक्ष्य में ज़्यादा मिले, उनको हम आसानी से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ ओके दोस्त आपको फ्रेंड्स हो, तो इसे देख लेते हैं, इसके लिए क्लियर टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, मैचिंग करना है, ठीक है। निम्नलिखित का सुमेल करिए, ठीक है, कट गया था, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। निम्नलिखित का सुमेल करिए, मैच कीजिए। तो मैचिंग कैसे करनी है, लिखिए है नर्मदा घाटी। तो नर्मदा घाटी में क्या हुआ था? आखेटक तथा संग्रह। नर्मदा घाटी में क्या होता था? आखेटक तथा संग्राहक, ठीक है। नर्मदा घाटी क्या था? आखेटक तथा संग्राहक, ठीक है। आगे बात की जाए, नर्मदा घाटी आखेटक तथा संग्राहक थी। आगे बात किया जाए नेक्स्ट मगध। तो मगध क्या था? पहला बड़ा राज्य था। हमने पढ़ा स्टार्टिंग में चैप्टर कि सबसे पहले बड़ा राज्य था मगध का राज्य का, ठीक है। उत्तरी पश्चिम भाग में मगध था। आगे लिखा है गारो पहाड़ियाँ। यहाँ पर क्या हुई? आरंभिक कृषि। गारो पहाड़ियाँ में क्या हुई? सबसे पहले कृषि। गारो की पहाड़ियाँ, जैसे हमने सुना किरधर और सुलेमान की, यहाँ पर सबसे पहले गेहूँ और जौ के साक्ष्य मिले। फिर गारो और पहाड़ियों की यहाँ पर क्या हुआ? चावल के साक्ष्य मिले, और विंध्य की पहाड़ियों पर चावल के साक्ष्य मिले। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ, यहाँ पर क्या हुआ? और जो यहाँ प्रथम नगर, सिंधु और सहायक नदियों के पास क्या हुआ? यहाँ पर प्रथम नगर। और सिंधु घाटी बचा एक लगभग 2500 वर्ष के पूर्व के नगर, क्लियर, ठीक है। तो इसके साथ जाएंगे पहला, और ये मगध दूसरा। इसके साथ जाएंगे कहाँ रूप, ये आएगा दूसरा हो गया, ये पहले से मैच करेगा, ये पहले को मिलेगा। और इसका ऐसे आंसर नहीं लिखते हम, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे सही रहेगा। मगध, ये इस मगध वाला ये बड़ा राज्य, पहला बड़ा राज्य किसके साथ? जो दूसरे का आंसर है, किसका आंसर है? ये पहले का आंसर है, ठीक है। और ये किसका आंसर है? पाँचवें का। किसका आंसर है? पाँचवें का आंसर है, ठीक है। और एक किसका आंसर है? तीसरे का आंसर है, ठीक है। और एक किसका आंसर है? चौथे का आंसर। ऐसे किसका कौन सा आंसर, ये लिख देते हैं। आगे देखते हैं, आगे डिस्कस करते हैं हम लोग, आगे बात करें तो, ठीक है। मैचिंग क्लियर हो गई है। आगे लिखे रसीदा
के प्रश्न को फिर से पढ़ो और उनके क्या उत्तर हो सकते हैं। तो रशीदा पूछ रहे थे 100 वर्ष पहले कैसे जानेंगे, तो उसको जानने के लिए हमको इतिहास की स्टडी करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। पुरातत्वविद द्वारा लाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ, उनमें कौन कौन सी वस्तु पत्थर की बनी हो सकती हैं। तो लिख सकते हैं जो पुरातत्वविद द्वारा जो हमने बताया अभी हमको अभिलेख मिलेंगे पत्थर के मिल सकते हैं ना, जो मूर्तियाँ मिलेंगी पुरानी उन सब वो पत्थर की हो सकती हैं। साधारण स्त्री तथा पुरुष, क्या लिखा है, साधारण स्त्री तथा पुरुषों के कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे। ऐसा इसलिए वो नहीं रखते थे, हमने कहा कि उनकी लाइफ स्टाइल ऐसी नहीं होती थी, उनके लिए रख पाना थोड़ा सा आसान नहीं होता था ना। जैसे अब के मंत्रियों का लिखित विवरण होता है लेकिन लोगों का नहीं होता, ऐसा अब हम अब से जो है कंपेयर करके खुद देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा ये इसलिए कह सकते इसलिए भी नहीं हो सकता था कि उनके जीवन लाइफ जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं होती थी, राजा का जीवन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कम से कम ऐसे 2 बातों का उल्लेख करो जिनमें तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता पाई जाती। बहुत से राजा का जीवन थोड़ा जो है आराम स्वतंत्रतापूर्ण और आरामदायक होता था कि कृषकों का जो जीवन होता तो मेहनत उसमें ज़्यादा करनी पड़ती थी नहीं, लेकिन राजा के जीवन में भिन्नता किया तो इसे युद्ध में भाग लेना था ना, अपनी जान जोखिम में डालना पड़ता था कि किसान को खेतों में मेहनत करनी पड़ती थी। ये सारी भिन्नताएं हो सकती हैं। पार्ट 1 में शिल्पकार शब्द का पता लगाओ। आज प्रचलित कम से कम 5 विभिन्न शिल्पों की सूची बनाओ और ये शिल्पकार जैसे स्त्री पुरुष और स्त्री पुरुष दोनों रहते हैं। जैसे शिल्पकार क्या होते थे, जो जैसे मानो कुम्हार है ये भी एक शिल्पकार है, जो बढ़ई है वो भी क्या हमारा शिल्पकार है, ठीक है, लोहार है वो भी हमारा क्या शिल्पकार है। अब इसमें कुछ ऐसे काम जिसमें दोनों, जैसे कुम्हार होता है उसमें स्त्री पुरुष दोनों करते हैं, लोहार का काम भी ज़्यादातर पुरुष वर्ग करता है, बढ़ई का काम भी पुरुष वर्ग करता है ना। तो इसमें ऐसे भी भाग हैं जिनमें जो कुछ काम है पुरुष स्त्री दोनों करते हैं, जो केवल स्त्री भी करती हैं। अतीत में पुस्तकें किन किन विषयों पर लिखी गई थी, इनमें से तुम किन किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगे। अतीत पे पुस्तकें इतिहास में जो लिखी गई थी ना, इतिहास वगैरह के बारे में लिखी गई थी, ठीक है। ये टॉपिक क्लियर होता है और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कल का टॉपिक। अगर आपको मेरे पढ़ाने और समझाने का तरीका अच्छा लगा तो इस वीडियो को जो है आप लोग 10-5 अपने दोस्तों को अभी व्हाट्सएप के सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अच्छा लगे तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक ले जय हिंद जय भारत।